देखो अब एक नोट लिख लो इसमें कि अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगी, अदरवाइज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगी। ठीक है बेटा, इफ गुडविल इंक्रीजेज देन ओनली शो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अदरवाइज नॉट। अब इसमें एक पार्ट था फिक्स्ड एसेट्स, अब दूसरा पार्ट है इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इनफ्लो कब होगा, जब हमारी सेल होगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, तब होगा पैसे का इनफ्लो। और जब परचेज होंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो होगा आउटफ्लो, तब हम उसे माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये होता है कि हमारा सपोज करो कि हमें कैसे पता लगेगा कि सेल और परचेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें ऑलरेडी अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो वो तो अभी हम आगे करेंगे। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया इसमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वो ऑपरेशंस जिससे हमारा बिजनेस चलता है, बिजनेस ऑपरेट होता है, वो एक्टिविटीज़। ठीक है, देखो इसका परफॉर्मा कैसे बनता है। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो वर्किंग होगी ना वो आपको अलग से करके दिखानी है, जिसमें कि हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले करंट ईयर का प्रॉफिट, उसमें से हम माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ये टोटल आ जाता है हमारा। अब हम इसमें प्लस करेंगे टिप। क्या प्लस करेंगे, टिप, यानी कि ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जो हमारा आंसर आया करंट ईयर में से जब हमने माइनस किया प्रीवियस ईयर, तो ये जो हमारा आंसर आया इसमें हमने ये टिप प्लस किया, यानी ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। और फिर हम इसमें से माइनस करेंगे रीफंड ऑफ टैक्स, अगर ये क्वेश्चन में गिवन हो तो। ठीक है, इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वर्किंग आपको प्रोफॉर्मा में नहीं करनी है, ये वर्किंग आपको अलग से करनी है। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया हमारा, ये हम पुट करेंगे यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस। कौन से होते हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या फिर गुडविल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब हुआ कि गुडविल की वैल्यू कम हो गई। गुडविल की वैल्यू कम हो गई तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, और गुडविल की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो तो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हमने ऐड किए हैं वो है डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, गुडविल रिटर्न ऑफ। इसमें से हम लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, इसको करके हमारा आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये जो हमने किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें हमने ऐड किया है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, माइनस करा है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम। इसके बाद हमारा आंसर आएगा इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या क्या आएगा, देखो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में जो हमारा आएगा, इसमें लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ेगी या लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम होगी, ऐसे ही एसेट की वैल्यू अगर बढ़ेगी और एसेट की वैल्यू कम होगी। देखो लायबिलिटी का तो सेम नेचर रहेगा, अगर बढ़ेगी तो ऐड होगा और कम होगी तो लेस होगा। एसेट इसका बिल्कुल वाइस वर्सा है, जैसे कि मान लीजिए ऐड करते हैं, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो आंसर आएगा उसमें अब यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर एसेट की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या लेस करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में से ये ऐड और ये लेस करने के बाद हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड। जब हम माइनस कर देंगे इनकम टैक्स पेड तो हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, या तो आएगा लास्ट में कैश फ्लो या फिर कैश यूज्ड। फ्लो तब आएगा जब आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा हो, और यूज्ड तब आएगा जब आपका आंसर नेगेटिव आ रहा हो। इसको दोबारा समझ लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने ऐसे कैलकुलेट किया है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप यानी ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा हमारा। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अब इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो कि होते हैं हमारे डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, गुडविल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब गुडविल की वैल्यू कम हो गई, अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा।
इसके बाद इसमें से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स, जो कि होते हैं हमारे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड। इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब इसमें हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इसको करने के बाद हमारा आंसर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस करेंगे इसमें से इनकम टैक्स पेड, तो हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी प्रोफॉर्मा हो गया। तो ये तीनों चीज़ें आप देख लो फिर से एक बार। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दो चीज़ें हैं, शेयर कैपिटल है, दूसरा लोन्स हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी दो चीज़ें हैं, फिक्स्ड एसेट्स है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एनपीबीटी, फिर नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, फिर इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, जिसमें ऐड और लेस करना है हमें करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स। इससे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, माइनस करेंगे टैक्स, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पूरा एक फॉर्मेट बताती हूँ कि कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट हमारा बनेगा कैसे। ये हमने ए बनाया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए देखो, सबसे पहले ये आपका ABC पर्टिकुलर्स और ये दो अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस सबसे पहले आएगा इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अंदर ही लिखना है। ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस, लेस करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसको करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये आंसर आ गया। इसमें आप ऐड कर दो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स, लेस कर दो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। ये यहाँ पर हमने अंदर लिखेंगे इनकी अमाउंट और फिर इनको अंदर सॉल्व करने के बाद ही आप इन्हें बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से जब हम इसको माइनस इसके बाद जो ये आंसर आया, अगर ये प्लस में आ रहा है तो दोनों को प्लस करके यहाँ आंसर लिख दो, अगर ये माइनस आ रहा है तो माइनस करके लिख दो। इससे आंसर आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से आप लेस कर दो इनकम टैक्स पेड, उससे आपका कैश फ्लो या कैश यूज्ड आएगा। यूज्ड वर्ड तब यूज करते हैं जब वैल्यू नेगेटिव होती है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ लिखेंगे। और अब जब ये हमारा पूरा सॉल्व होके यहाँ तक आंसर आ जाएगा, अब हम इसको बाहर वाले कॉलम में पुट कर देंगे। तो ये हमारा ए का आंसर आ गया। ये हमें ए का आंसर सबसे लास्ट में, तब इसको बाहर रखना है। इसके बाद हम इसमें बी पार्ट ऐड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो कि जिसमें कि फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं। इनमें जो जो चीज़ें आती हैं ABCDE, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने आपको भी लिखवाई थी ना, ये ABCDE चीज़ें ये यही हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। उसको पहले आप अंदर लिखेंगे, उसके बाद उनका आंसर जब प्लस या माइनस जो करके भी आएगा, जो चीज़ें ऐड हैं जो चीज़ें लेस हैं उनको सॉल्व करके आप बाहर लिखेंगे। और उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, फिर हम उसको बाहर लिख देंगे। ये है हमारा बी पार्ट। ठीक है, जो भी चीज़ें ऐड होंगी या जो भी चीज़ें लेस होंगी उनको यहाँ पर लिख के उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हम बाहर लिख देंगे। ये हमारा बी का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें सी पॉइंट डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें दो ही चीज़ें थी, शेयर कैपिटल और लोन्स। यहाँ पर लिखेंगे, उसको सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे और ये सी का आंसर भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, A, B और C। इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लस करके आंसर आ जाएगा। अब हम इसे में ऐड करेंगे अपना कैश और कैश इक्विवेलेंट। क्या ऐड करेंगे? कैश और कैश इक्विवेलेंट। देखो ये प्रोफॉर्मा यहाँ पे मैं आगे ले रही हूँ। इसमें हमने ऐड करेंगे ओपनिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर हम इसमें से A प्लस B प्लस C के टोटल में ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस करेंगे, और जो आंसर आएगा हमारा वो होगा हमारा क्लोजिंग और कैश इक्विवेलेंट। ये जो हमारा आंसर आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये मैच होना चाहिए आपका जो क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं उससे क्लोजिंग बैलेंस से ये आंसर आपका मैच होना चाहिए। अगर यही आपका आंसर क्लोजिंग बैलेंस कैश इक्विवेलेंट का है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हमें सिर्फ A प्लस B प्लस C के टोटल में
ओपनिंग बैलेंस प्लस करना है कैश और कैश इक्विवेलेंट का, उसको प्लस करेंगे तो हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसको आप मैच कर लेना, सेम आना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, स्पेशली क्या हैं एडजस्टमेंट्स, उनकी पोस्टिंग 2 जगह होगी। ठीक है, हर एडजस्टमेंट 2 जगह पोस्ट करनी है आपको। रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस को ऑलरेडी हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही कहते हैं। अगर क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है तो इट मीन्स वो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही गिवन है हमें। ट्रांसफर टू रिजर्व है तो वो अलग चीज़ है, उसके लिए एनपीबीटी का वो जो हमने फॉर्मूला बनाया था ना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, यानी ट्रांसफर टू रिजर्व, वो ट्रांसफर टू रिजर्व है, ये रिजर्व एंड सरप्लस है, इसको ऑलरेडी हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और देखो, अब कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो कैश फ्लो के क्वेश्चन करने से पहले हमें आनी चाहिए। देखो, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें सेल और परचेज एसेट की कैसे कैलकुलेट करनी है। देखो, एक फॉर्मूला होता है क्लियर का, क्लियर मतलब ये होता है सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट एंड आर फॉर रेवेन्यू। ठीक है, अब आप देखो कि जिस एक्सपेंस और एसेट का जो नेचर है, ये डेबिट में बड़ा इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट में डिक्रीज होते हैं। और जो हमारा ये कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू है ना, ये इनका नेचर ये डेबिट में डिक्रीज होते हैं और क्रेडिट में इंक्रीज होते हैं। अगर किसी का भी हमें अकाउंट बनाना है तो ओपनिंग बैलेंस हम हमेशा किस साइड लिखते हैं, हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं जिस साइड वो इंक्रीज हो रही होती है। जैसे कि एक्सपेंस और एसेट डेबिट में इंक्रीज होती है तो उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, और कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है तो उनका बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को करने में आपको ये ध्यान रखना है कि किसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, यानी कि जिसका डेबिट, जिसकी नेचर जिस साइड इंक्रीज होती है उसी साइड उसका ओपनिंग बैलेंस आता है। ठीक है, अब देखो, सपोज करो कि एक एसेट अकाउंट है जिसका हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा एसेट अकाउंट है, एसेट का नेचर ये होता है कि वो डेबिट में इंक्रीज होता है, तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा टू बैलेंस बी डी, और ये हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा है बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ना आपको 2 चीज़ें दे रखी होंगी। एक तो सबसे पहले दे रखा होगा कि डेप्रीसिएशन, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, वो हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ध्यान रखना, ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं है, ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है। ठीक है, इसके बाद या तो आपने एसेट सेल कर रखा होगा क्वेश्चन में या फिर परचेज कर रखा होगा। ठीक है, तो आप अगर एसेट सेल कर रखा है तो बाय बैंक एसेट सेल आएगा, अगर परचेज कर रखा है तो टू बैंक अकाउंट परचेज कर रखा आएगा। ये दोनों बैलेंसिंग फिगर होती हैं, यानी कि अगर क्वेश्चन में एसेट को सेल किया गया है तो हम बाय बैंक परचेज से उसका बैलेंस निकालेंगे, अगर एसेट परचेज किया गया है तो बाय बैंक एसेट सेल से बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। यानी दोनों में से कोई एक चीज़ हमको गिवन होगी, दूसरी हमारी बैलेंस में जाएगी। अगर सेल किया है तो परचेज बैलेंस होगा और परचेज किया है तो सेल बैलेंस होगा। अब अगर मान लो सेल किया है और प्रॉफिट हो गया तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट, अगर लॉस हो गया तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस आएगा। ठीक है, सेल कर दिया, लॉस हो गया, यहाँ लिख दिया, परचेज हमारा बैलेंस हो गया। सेल कर दिया, प्रॉफिट हो गया, यहाँ लिख दिया, परचेज बैलेंस हो गया। अगर परचेज किया है, लॉस हो गया है तो यहाँ लिख दिया, और ये बैंक अकाउंट सेल हमारा बैलेंस हो गया। यानी कि जो इस एसेट अकाउंट का बैलेंस है वो सेल या परचेज में से कोई एक होगा। अब हम इसको इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं। देखो, कोई भी अकाउंट होगा क्वेश्चन में, उसके जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उनकी कोई पोस्टिंग कहीं नहीं होती है, सिर्फ जो अकाउंट बनेगा ना वहीं आप लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर, ये सॉरी, जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है उनकी कोई पोस्टिंग कहीं नहीं होती, वो अकाउंट में ही बस एक जगह लिख दिए जाते हैं। इसके अलावा आप देखो, जो हमारा एसेट है जो हमने सेल किया है उसे प्लस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अगर हमारा परचेज आया है तो माइनस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अगर हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट आया है तो माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में,
और अगर हमारा पी एंड एल लॉस आया है तो हम उसे प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ये प्लस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। मैंने नोट फिर भी लिखवा दिया है कि बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो तो या तो टू बैंक परचेज आएगी या टू बाय बैंक सेल आएगी। तो इस तरीके से अकाउंट बनाया जाता है। ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो, डेप्रिसिएशन लिख लो, सेल कर दिया, प्रॉफिट आया इधर आ गया, परचेज बैलेंस हो गया, सेल कर दिया, लॉस आया इधर लिख दिया, परचेज बैलेंस कर दिया, परचेज आया है इसके बाद बैलेंस कर दो हमारा सेल। ठीक है, तो सेल और परचेज में से दोनों में से कोई एक चीज बैलेंस में आएगी, एक क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो करने का तरीका कैसे होगा क्वेश्चंस का। देखो ये मैं आपको दो केसेस समझा देती हूँ। सपोज करो हमें यहाँ पर सिर्फ एक प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, किस चीज़ की, ओपनिंग और क्लोजिंग। देखो 2019 ओपनिंग है, 20 क्लोजिंग है। क्वेश्चन करने से पहले देख लेना, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर 19 होना चाहिए था, यहाँ पर 20, लेकिन वो क्वेश्चन को चेंज भी कर देते हैं, 20 पहले दे दिया 19 बाद में दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि इसको ओपनिंग मान लो इसे क्लोजिंग मान लो, पहले ईयर चेक कर लेना, ये 19 है ये 20 है, तो ये ओपनिंग हो गया ये क्लोजिंग हो गया। अब देखो हमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, इसके बाद एडजस्टमेंट है, यानी अकाउंट हमें सिर्फ एक ही बनाना है क्योंकि हमें ऊपर एक ही चीज़ दे रखी है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दे रखा है 50,000। अब ये कह रहा है कि ए पार्ट ऑफ मशीन विद वैल्यू ऑफ ₹80,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, और ये कह रहा है कि 80,000 की जिसकी वैल्यू थी उसको हमने 1 लाख में सोल्ड किया है। तो हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है, ये हमने बनाया। हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस लिखा 5 लाख। अब देखो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 50,000, हमने यहाँ लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन 50,000। अब वो कह रहा है 80,000 की मशीन 1 लाख में बिक गई, यानी सेल हुई है। तो बाय बैंक सेल ऑफ एसेट कितने की हुई है, 1 लाख की। 80 वाली 1 में बिकी तो 20,000 का प्रॉफिट आया है, टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट। ये टोटल कर लो ये टोटल कर लो, तो टू परचेज बैलेंस आ गया। इस तरीके से हमें एक अकाउंट बनाना होता है, सिंपल। ठीक है बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, डेप्रिसिएशन लिखा, मशीन सोल्ड हुई है 1 लाख की, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ये परचेज हमारा बैलेंस आ गया। इसकी पोस्टिंग कर लो, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, सेल प्लस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज माइनस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और पी एंड एल होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये तब की बात है जब हमें सिर्फ एक सिंगल अकाउंट प्रिपेयर करना है, हमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दे रखा था। ठीक है बेटा, इसको हमें सिर्फ तब करना है। अब एक इसी तरीके का दूसरा केस देखो कि हमें लैंड एंड बिल्डिंग का दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग, और फिर एडजस्टमेंट दे रखी है कि डेप्रिसिएशन है हमारा 50,000 का, और एक बिल्डिंग जो 2 लाख की थी वो हमने परचेज करी ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाया, हमने ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, डेप्रिसिएशन लिख दिया 50,000 का, और हमने एक नई बिल्डिंग 2 लाख की परचेज करी है, तो टू बैंक परचेज 2 लाख। अब बैलेंस और तो इसमें कुछ दे ही नहीं रखा, तो बस अकाउंट क्लोज करो, तो बाय बैंक अकाउंट सेल बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो जहां सेल दे रखी थी वहां परचेज बैलेंस आ गया, अब परचेज दे रखी है तो बाय बैंक सेल हमारा बैलेंस में आ जाएगा। सिर्फ हमको इतना करना है। अब पोस्टिंग कर दो, डेप्रिसिएशन प्लस कर दो ऑपरेटिंग में, सेल प्लस कर दो इन्वेस्टिंग में, परचेज माइनस कर दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें तब करना है जब हमारे पास ऊपर सिर्फ एक चीज दे रखी हो, जैसे सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है या प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है। ठीक है, अब आप देखो कि अब हमें क्वेश्चन उस तरीके से करना है जब हमें प्लांट एंड मशीनरी भी दे रखा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, यानी कि अब हमें दो चीजें दे रखी हैं ऊपर एडजस्टमेंट से अलग। ठीक है, तो जब अब हमें इन दोनों का ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। और देखो depreciation charge on plant and machinery is 36,000. A machinery with book value of 20,000 is sold for ₹16,000. ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपका उसको रफ एक नोट समझा देती हूँ। देखो जब हमें क्या होता है, जब हमें दो अकाउंट बनाने हैं, यानी कि एसेट अकाउंट भी बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो पहले वही आएगा टू बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब हमें जो डेप्रिसिएशन हम लिखते हैं ना बाय डेप्रिसिएशन, वो हमें यहाँ नहीं लिखना, वो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे। पहले डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग इसका वाइस वर्सा है, इसका ओपनिंग आता है इस साइड में
और क्लोजिंग आता है इस साइड में। अब जो डेप्रिसिएशन गिवन होता है करंट ईयर का, जो हम एसेट में लिखते हैं ना, वो अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करंट ईयर। इससे जो हमारा बैलेंस आएगा वो आएगा टू एसेट अकाउंट, ठीक है, जो कि होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या होता है ये? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर हम इसको ऊपर ट्रांसफर करते हैं बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दोबारा समझ लो, दो अकाउंट जब हमें बनाने हैं तो एसेट अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग हमने यहां लिखा, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग ये उल्टा है, ये इधर ओपनिंग है इधर क्लोजिंग है। जो डेप्रिसिएशन हम एसेट अकाउंट में लिखते हैं ना करंट ईयर का, वो अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही लिखेंगे। इससे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी टू एसेट अकाउंट, यानी कि ये है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस में आएगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे एसेट अकाउंट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है ये दो जगह ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, एक यहाँ पर आ गई और एक यहाँ पर आ गई, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा डेप्रिसिएशन, तो ये वाली जो पोस्टिंग है ये दो जगह ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। इसके बाद बस ये तो यहीं पे बंद हो जाएगा। अब एसेट अकाउंट देख लो, अगर सेल हुआ है या परचेज हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमें अकाउंट बनाने होते हैं जब हम दो अकाउंट बनाएंगे। चलो इसका क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन था। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं। देखो ये नेगेटिव का मतलब ना ये नहीं है कि कोई नेगेटिव वैल्यू है, ये सिर्फ यहाँ पे इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, ये पॉजिटिव में ही लिखनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट से अलग जो वैल्यू दो ओपनिंग क्लोजिंग है वो दो है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। फिर एडजस्टमेंट दे रखी है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 36,000 और एक मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू है 20,000, वो सोल्ड हुई है 16,000 की। दो ओपनिंग बैलेंस हमें और दो क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, दोनों अकाउंट बनेंगे। हमारे पास बनेगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो, 3 लाख एंड 320, 3 लाख एंड 320। डेप्रिसिएशन का लिख लो ओपनिंग बैलेंस 90 एंड 1 लाख, 90 एंड 1 लाख। अब देखो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000, ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ लिखेंगे अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर 36,000। अब वो कह रहा है कि जो एक मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू 20,000 है वो सोल्ड हुई 16,000 में, तो बाय बैंक सेल 16,000, 20,000 वाली 16 में बिकी है तो 4,000 का लॉस आ गया, ये रहा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस। अब इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, चलिए अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज होगा, ये टोटल आ गया 1,26,000 का। इससे जो बैलेंस आया वो आया टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जिसको हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 26,000, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है। इसको हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 26,000, बस इतना ही करना है और इसमें कुछ नहीं है। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल दो तो टू बैंक परचेज बैलेंस आ गया, ये हमारा 66,000 आ गया, बस इतना ही करना है। अब पोस्टिंग कर लो, देखो पोस्टिंग कैसे होगी इसकी, दोबारा समझ लो। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ लिखा, इसका जो बैलेंस आया 26,000, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसको हम ऊपर लेकर गए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने बस अपना परचेज बैलेंस निकाल दिया। अब पोस्टिंग कर लो, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई पोस्टिंग नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है वो प्लस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी दो जगह पोस्ट कर चुके हैं, एक यहाँ था फिर हमने इसको ऊपर ले गए, तब इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी। जो हमारा ये लॉस आया है ये प्लस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और जो हमारा ये सेल आया है वो प्लस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जो परचेज आया है वो माइनस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जब हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं तो डेप्रिसिएशन यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिखते हैं करंट ईयर का। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में ना हमें ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा होता, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा होता है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर आएगी, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर आएगा। जैसे ही हम यहाँ पर सेल और परचेज में करते हैं ना, अगर सेल दे रखी है तो परचेज बैलेंसिंग फिगर है, और परचेज दे रखी है तो सेल बैलेंसिंग फिगर है। सेम हमें यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। अगर हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर में लेना है, और अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन गिवन है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें बैलेंसिंग फिगर में लेना है। दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, मोस्टली यही गिवन होता है, ये ध्यान रखना, ये बैलेंसिंग में आता है।
अब आप इसकी पोस्टिंग की ना एक नोट लिख लो। सेल को प्लस करना होता है इन्वेस्टिंग में, परचेज को माइनस करना होता है इन्वेस्टिंग में, डेप्रिसिएशन को प्लस करना है ऑपरेटिंग में, पी एंड एल लॉस को प्लस करना है ऑपरेटिंग में, पी एंड एल प्रॉफिट को माइनस करना है ऑपरेटिंग में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की कोई भी पोस्टिंग नहीं होती है। ठीक है बेटा।